नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट जो है चैप्टर का, दैट इज कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन का देखो सिंपल सा मतलब ये है कि कोलिजन एक तरह का इंटरेक्शन है। कोलिजन इज सिंपली इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अच्छा इंटरेक्शन का मतलब क्या है, तो इसके लिए मैं एक पुराना एग्जांपल लेके चलते हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे याद करो, एक M1 है और एक M2 है, और मान लेते हैं कि इधर एक स्प्रिंग है और M1 जो है वो M2 की तरफ जा रहा है। लेट से उसकी वेलोसिटी U1 है और M2 की वेलोसिटी U2 है, और जो U1 है वो U2 से बड़ा है। तो बताओगे कि आगे क्या होगा। ये जो कंप्रेशन। डायग्राम बनाया है इसमें आगे क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस यही तो है कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी। क्यों भाई, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो U1 और U2 की वैल्यूज के बारे में क्या कहोगे, कौन बढ़ेगा कौन कम होगा। U1 घटेगा सर, U2 बढ़ेगा। बढ़ेगा। U1 कम होगा U2 बढ़ेगा। अच्छा, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन जब आएगा तब क्या होगा। U1 U2 इक्वल होंगे। तो स्प्रिंग में जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा उस इंस्टेंट पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये U1 और U2 दोनों बराबर हो गए होंगे। बोलो, और ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट दिस इंस्टेंट। बताओ ये स्टेटमेंट जो लिखा मैंने ये क्लियर है। मतलब इस इंस्टेंट तक एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट किस में चला गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। ये मैक्सिमम एनर्जी वाला इंस्टेंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला इंस्टेंट, तभी तो हम लोग उसको मैक्सिमम कंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर इंटरेक्शन। तो क्या फिर से बोल सकते हैं कि इसके बाद जो है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, M1 M2। तो ऐसा हो सकता है कि M2 जो है वो V2 से आगे निकल जाए और M1 जो है वो V1 से पीछे रह जाए। बोलिए, आफ्टर आफ्टर इंटरेक्शन वाला सिचुएशन क्लियर है। और डेफिनेटली जो V2 होगा वो V1 से बड़ा होगा, क्योंकि V1 जो है वो इस इंस्टेंट के बाद, इस इंस्टेंट के बाद भी जो इसकी वेलोसिटी है वो कम होगी लेफ्ट वाले की, और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। भाई जब तक स्प्रिंग कंप्रेस है तब तक ये वैल्यू कम होती जाएगी और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फाइनली जब अलग होंगे ना तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तभी तो अलग हो जाएंगे। तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ना पूरी की पूरी, ये भी एक तरह का कोलिजन ही है। ये भी कोलिजन है। कोलिजन मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, बस ये है। इस इंटरेक्शन में कौन सा फोर्स काम किया, इस इंटरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट का कोलिजन लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का कोलिजन भी ऐसा ही होता है। जैसे एक हो गया M1 और एक हो गया M2। तो M1 जो है वो M2 की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी U1। तो देखो कोलिजन तभी होगा जब U1 जो है वो U2 से बड़ा हो। ठीक है, दो बॉडी है और जब इनके बीच में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला स्टेट आएगा, एक ऐसा स्टेट जरूर आएगा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम डिफॉर्म होंगे, और मैक्सिमम डिफॉर्म वाले स्टेट में इन दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। मतलब अगर हमें कोलिजन को एक इंस्टेंट से डिफाइन करना है तो वो इंस्टेंट ये वाला इंस्टेंट होगा। कौन सा इंस्टेंट होगा, जब ऐसे बोल सकते हैं व्हेन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी is converted into elastic potential energy of bodies।
हाँ ये है कि ये वाला जो ऊपर डायग्राम बनाया है ये हमको काफी हद तक साफ साफ नजर आता है कि हाँ वो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, फिर ब्लॉक्स अलग हो गए। लेकिन ये जो पार्ट है ना ये बहुत जल्दी होता है, तो बहुत जल्दी होता है तो हम ये वाला मूवमेंट विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे इस मूवमेंट को। बट ये मूवमेंट आएगा जरूर, आएगा जरूर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाली वैल्यू कम होगी और ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो जब दोनों बराबर होंगी तो ये जो स्टेट है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट। इस इंस्टेंट पे बॉडीज में जो डिफॉर्मेशन आया है वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया है, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों जो बॉडी हमने ली है ये दोनों बॉडी कैसी बॉडी है। अगर ये इलास्टिक बॉडी हुई, इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो, व्हाट इज इलास्टिसिटी बताएगा कोई? कौन सी बॉडी को हम इलास्टिक बोलेंगे? व्हाट मीन जिसके बाय पास अपने ओरिजिनल शेप में सर आने की जैसे रबड़ टेंडेंसी हो। है, जो अपने ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर ले। देखो बॉडी को जब हम कंप्रेस करते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कंप्रेस हो सकती है, बॉडी एक्सपैंड हो सकती है। लेकिन अगर हम फोर्स हटा लें तो अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एग्जैक्टली रीगेन कर लेती है तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। थ्योरेटिकली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो सकती है, प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है। और परफेक्टली इनइलास्टिक किसको बोलेंगे? तो परफेक्टली इनइलास्टिक उसको बोलेंगे कि जिसपे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी कंप्रेस हो गई, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब वो अपने शेप में वापस नहीं आ सकती है, बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब जितना दब गई उतना ही वही काम खत्म। तो परफेक्टली इनइलास्टिक अगर होगा तो यही आफ्टर कोलिजन भी हो जाएगा, मतलब जो ड्यूरिंग कोलिजन है वही आफ्टर कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। और परफेक्टली इलास्टिक होगी तो ये दोनों अपना शेप रिगेन करेंगे और फिर दोनों बॉल अलग अलग हो जाएंगी इस केस की तरह। तो बहुत सारे कोलिजन प्रैक्टिकली देखें तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच के होंगे कोलिजन। तो कोलिजन कौन से टाइप का है वो इनके नेचर पे डिपेंड करेगा, इनके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो हम कोलिजन को इसके बाद मतलब इस पॉइंट के बाद हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कोलिजन जो है वो 3 टाइप का है। क्यों भाई, कौन कौन से टाइप का कोलिजन? 3 टाइप का हो सकता है। पहला लिखेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोग ये बात मेंशन करेंगे कि वो जो बॉडीज हैं वो एग्जैक्टली अपना शेप रीगेन कर लेंगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, और क्योंकि ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं हेंस नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इस केस में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इस केस में आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो आफ्टर कोलिजन हम ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन m1 जो है वो v1 से जाने लगेगा और m2 जो है वो v2 से जाने लगेगा। और बताओगे कि इसमें आफ्टर कोलिजन कौन बड़ा होगा v1 v2 में से? तो भाई V2 बड़ा हो। सर V2। में डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन आगे वाली बॉडी आगे निकल जाएगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये बताओ कि इस कोलिजन में, जैसे कोई भी कोलिजन है, इनफैक्ट हम लोग 1 डायमेंशन 2 बॉडी का कोलिजन ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, m1 लगा रहा है m2 के ऊपर, m2 लगा रहा है m1 के ऊपर। बट क्या ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर कंबाइंड फोर्स 0 है, एफ नेट 0 है? और क्योंकि एफ नेट 0 है इसलिए इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो हम लोग एक इक्वेशन तो इसमें बनाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लिख लो मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आफ्टर ये कंजर्व्ड होगी, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होगी। और तीसरा हम लोग एक पॉइंट यूज करते हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो ये बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है जो बॉडी की इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जितना कम होगा बॉडी के अंदर इन इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा है और इलास्टिसिटी उतनी कम है। और ई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, मतलब एक तरह का फ्रैक्शन है ये। तो ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। 1 अगर है तो परफेक्टली इलास्टिक है और 0 अगर है तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। निकालेंगे कैसे? तो इसको निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो किस वेलोसिटी से जा रही हैं? तो बताओगे आफ्टर कोलिजन कौन बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा या V1? V2। तो हम जब लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन, जब ये कोलाइड होने वाले थे तो कौन बड़ा था? V1 वही U1। U1 बड़ा था। तो डिवाइड करेंगे तो U1 माइनस U2 करेंगे। तो अगर तुम सही से लिख रहे हो तो तुम्हें इसमें मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ थोड़े ना पढ़ रहे हम लोग, हमको मालूम है कि कौन सी वेलोसिटी बड़ी होगी। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें मॉड की भी जरूरत नहीं है। तो एक हमें यूज करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, एक हमें यूज करना है कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन। बट ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी भी इस केस में कंजर्व्ड है। बताओ सर जो आपने वो लिखा पहला स्टेप सर, रीजन ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, सर वो उसका Body- रीजन नहीं समझ आया। बॉडी अगर कंप्रेस हुई मतलब हुआ क्या कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई इंटरनल एनर्जी में। बॉडी कंप्रेस हुई मतलब इट इज जस्ट लाइक स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो इसका मतलब है ना कि काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई है। वैसे ही अगर बॉडीज कंप्रेस हुई है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी उनके इलास्टिक एनर्जी में चली गई है। अब अगर वो अपना शेप रीगेन कर ले रही है, मतलब जस्ट लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग पहले भी नेचुरल लेंथ में था बाद में भी नेचुरल लेंथ में है, तो इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है तो क्या होगा कि वो कंप्रेस होंगी और अपना शेप पूरा का पूरा रीगेन नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि कुछ परमानेंटली लॉस हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक में कोई भी लॉस नहीं है क्योंकि वो अपना शेप रीगेन कर ले रही है। ठीक है, बोलिए। यस सर। second is perfectly inelastic collision। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या बोलेंगे हम लोग, क्या खास बात होगी? तो इसमें बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट्स आर परफेक्टली inelastic, hence they are not able to restore their shape even by a small amount। मतलब वो बिल्कुल भी अपना शेप रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि हेंस मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स। ये क्लियर है? बिल्कुल भी शेप रीगेन नहीं कर पा रहे हैं तो जिसकी वजह से मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो इस केस में आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब एक्चुअली उनका शेप जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो उनका शेप जो है वैसा नहीं रहेगा जैसा स्टार्टिंग में था। उनके शेप में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा और आफ्टर कोलिजन का जो डायग्राम होगा वो वही होगा जो ड्यूरिंग कोलिजन का डायग्राम है। यानी यही सिचुएशन आफ्टर कोलिजन भी होगी, लेकिन यहां पे भी मोमेंटम कंजर्व होगा
तो ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू u। तो यहां से हमें u डायरेक्टली मिल जाएगा। बताते जाना कहीं डाउट है तो। ठीक है, तो इस केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना कि इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल था। बताओ, क्लियर है? और अगर हमसे कहा जाए कि कितना लॉस हुआ है तो के मैक्स लॉस, हम लोग बोल सकते हैं कि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी लॉस हो गई है। तो सारी इंटरनल एनर्जी लॉस होने का मतलब है कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, दिस इज द लॉस ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। और इसके लिए हमको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी इस केस में लॉस हो गई है। बताइए, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है? तो एक्चुअली क्या है ना, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन होंगे, बट प्रैक्टिकली ना तो कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। प्रैक्टिकली जो कोलिजन होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। जनरल कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि दे आर पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। ठीक है ना? तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो E की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, और इस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और इस केस में भी बॉडी जो है वो आफ्टर कोलिजन अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा इस केस में। और इस केस में अगर हमें लॉस लिखना है तो मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बट तुम ध्यान रखो, जो लॉस आएगा वो आएगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो जनरल कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना? इस केस में जो लॉस आएगा वो लॉस 0 और मैक्सिमम लॉस के बीच में आएगा। तो ये सारी की सारी बेसिक थ्योरी हो गई आपकी कोलिजन की। सर ये परफेक्टली इलास्टिक में कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस तो हुई नहीं, तो हाँ। सर हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि V2 U1 के इक्वल होगा V1 नहीं, U2 ऐसा के। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि M1 M2 अगर अलग अलग होंगे ना तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर इक्वल हुए हाँ, तो वो फिर तब सब सारे तुम कंडीशन लगा दोगे तो हो ही जाएंगे। हाँ सर। इन जो जो चीज ध्यान रखने वाली है उसमें जनरल बातें ध्यान रखो, कोई पर्टिकुलर केस, हाँ ये है कि कुछ केस इंपॉर्टेंट है तो वो एक अलग बात हो गई। नोट कर लिया? पहले बताओ, नोट कर लो यहां तक पहले। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केस हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, वो और नोट कर लो। तो पहला स्पेशल केस ये है कि कोलिजन हेड ऑन हो। अभी हम लोग हेड ऑन कोलिजन ही देख रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है
वन डायमेंशन कोलिजन और सेम मास हो और परफेक्टली इलास्टिक हो, ये तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। हेड ऑन कोलिजन हो, सेम मास हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। तो उस केस में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो अगर ये m मास है, ये m मास है, ये इसके पास जा रहा है u1 वेलोसिटी से और ये आगे बढ़ रहा है u2 वेलोसिटी से, ये है जस्ट बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी इसके पास u2 आ जाएगा और इसके पास u1 आ जाएगा। ये हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मैं ये इक्वेशन से प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तुमने सुना भी होगा पहले, क्यों भाई? ऊपर जो इक्वेशंस लिखी हैं उन्हीं को यूज करके हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जरा मुझे एक बात बताना, जैसे मान लो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है। कोलिजन सपोज इलास्टिक है और ये स्मॉल m u वेलोसिटी से कैपिटल M की तरफ जा रहा है और कैपिटल M जो है वो कैपिटल M सपोज v वेलोसिटी से जा रहा है। ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन और सिचुएशन ऐसी है कि जो कैपिटल M है वो स्मॉल m से बहुत बड़ा है। तो बताओ कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? आफ्टर कोलिजन दोनों की स्मॉल m वाला रिबाउंड हो जाएगा। दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी आफ्टर कोलिजन? तो जरा निकालते हैं एक एक करके। ये बताओ कि कैपिटल M की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? ये बताओ। नो सर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन यही है कि क्योंकि वो कैपिटल M है तो स्मॉल m उससे आगे टकराएगा तो वो चेंज थोड़े ना हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अप्रोक्सीमेटली उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, बट वो जो पहले थी उसके पास और जो बढ़ेगी वो बहुत कम बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, तो उसको v हमने सेम रखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि ये पीछे की तरफ रिबाउंड हो रहा है v1 वेलोसिटी से, तो हमारे सामने क्वेश्चन ये होगा कि v1 कैसे निकालेंगे। तो इस v1 निकालने के लिए हम लोग e का फॉर्मूला यूज करेंगे। e का फॉर्मूला क्या है? e का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन? तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v प्लस v1, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन? तो बिफोर कोलिजन है u माइनस v, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहां से सॉल्व करोगे अगर तो v प्लस v1 आएगा u माइनस v, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी u माइनस 2v। कहने का मतलब निकाल के देखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बस ये है कि जो बड़ा वाला मास है उसकी वेलोसिटी में कोई भी खास चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? मास बहुत बड़ा है, या फिर कई बार बोलते हैं जैसे वॉल के साथ कोलिजन है, वॉल है या फ्लोर है, तो मान लो ये वॉल है और ये वॉल रेस्ट पे है, तो अगर इसमें से स्मॉल m आ रहा है टकराने u स्पीड से और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो बताओगे आफ्टर कोलिजन क्या होगा? क्यों भाई, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सो u ही होगी। नहीं, u उसकी तब रहती है जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो इसकी वेलोसिटी e टाइम्स u हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच e के बराबर आना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं। तो ये कुछ केस है जो तुम डायरेक्ट ध्यान रखो, बाकी कुछ होगा तो निकालना फिर।
देखो फिर क्वेश्चंस दे इसके ऊपर, बोलो। देखो एक क्वेश्चन है, सपोज वॉल का ही केस है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है और एक मास m है, वो v नॉट वेलोसिटी से वॉल की तरफ जा रहा है और वॉल जो है वो 2v नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट में आ रही है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बी पार्ट में हमको निकालना है इम्पल्स एक्टिंग ऑन वॉल ड्यूरिंग कोलिजन, और सी पार्ट में वर्क डन बाय impulsive forces during collision, work done by impulsive forces during collision। देखो करो, ट्राई करो। देखो इसमें, अब इसमें सबसे पहले तो ये बताओ कि आफ्टर कोलिजन क्या वॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? आफ्टर कोलिजन वॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? तो वॉल की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों भाई? हाँ, इस बॉल की वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा। तो मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखोगे? कौन बड़ा होगा, v बड़ा होगा या 2v नॉट बड़ा होगा? v बड़ा होगा, तभी तो दूर जाएगी वो। तो इसको लिखेंगे v माइनस 2v नॉट अपॉन बिफोर कोलिजन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, तो v नॉट प्लस 2v नॉट। तो e की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो यहां से आएगा v इज इक्वल टू कितना आएगा? 2v नॉट प्लस 1.5v नॉट, तो ये आ रहा है 3.5v नॉट। क्यों भाई, आ रहा नहीं आ रहा है? बताओ। तो ए पार्ट का आंसर यही हो गया। फिर बी पार्ट में इंपल्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, बॉल के ऊपर इंपल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल की वेलोसिटी तो हमने ऑलमोस्ट सेम रखी है, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन से निकल नहीं पाएगा, तो बॉल के ऊपर निकालते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इंपल्स एक्टिंग ऑन बॉल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। मतलब उस बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया है वो उसके ऊपर लगने वाला इंपल्स हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल कितना लिखेंगे? तो अब ये बताओ कि बॉल पहले वो एम वी नॉट से राइट में जा रही थी और बाद में एम वी से लेफ्ट में जा रही है, तो जब चेंज लिखेंगे तो क्या ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? तो ये बनेगा m इंटू वी प्लस वी नॉट, तो ये आ जाएगा 4.5 एम वी नॉट। तो यही एक्चुअली इम्पल्स भी बन जाएगा, और इतना ही इम्पल्स बॉल पे भी लग रहा है और इतना ही इम्पल्स वॉल पे भी लग रहा है। वॉल लगा रही है बॉल के ऊपर, बॉल लगा रहा है वॉल के ऊपर। और थर्ड पॉइंट में अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय इंपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंपल्सिव फोर्स से ही चेंज हो रही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट कर तो क्या आएगा, क्योंकि वॉल की एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठाया, अलग है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली वॉल की वेलोसिटी में थोड़ा कम भी होगी, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली उसको सेम रख रहे हैं 2v नॉट।
ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज या उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वो निग्लिजिबल होगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस केस में 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। These have masses m to m, ठीक है। ऑब्जेक्ट A मूव टुवर्ड्स B with speed 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद इट। ठीक है, तो A और B, A पहले B जो है वो रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन पहले देख लेते हैं, आफ्टर कोलिजन A और B की क्या वेलोसिटी बनेगी। तो मान लेते हैं कि ये B जो है ये आगे जा रहा है V2 से और ये इधर आ रहा है V1 से। देखो वेलोसिटी एज्यूम करने में तुम अब जैसे A की एज्यूम करनी है तो राइट में भी कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो। तो इसमें पहले लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या बनेगा, तो m इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2, इक्वेशन 1। और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों से V1 V2 क्या आते हैं निकल के, निकाले होंगे क्यों भाई, V1 कितना आता है, V1 3 है। V1 3 मीटर पर सेकेंड आएगा और V2 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यस सर। इसके बाद B और C कैसे था, तो C था रेस्ट पे और B और C के बीच में कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब बाद में वो बन जाएंगे 3m, क्यों भाई, और इस 3m की वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ये v है। तो क्या लिखेंगे, फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो इसको लिखेंगे 2m इंटू V2 इज इक्वल टू 3m इंटू V। तो यहाँ से V की वैल्यू देख लो क्या आती है, 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो फाइनल आंसर ये होगा कि A की वेलोसिटी लिखेंगे -3 मीटर पर सेकेंड और B और C की वेलोसिटी VB इज इक्वल टू VC बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड। कर लिया ना सभी ने, तो भाई कर लिया सभी ने कि कुछ बताना है। नेक्स्ट देखो, देखो इस केस में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज्ड बाय 50% और सेम मास है। तो जरा ध्यान से देखना, तो मान लेते हैं कि ये मास है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड होने जा रहा है एक दूसरे मास से जो कि रेस्ट पे है। अच्छा कोलिजन कौन सा है हमको ये नहीं मालूम। अच्छा लेकिन हमको ये तो मालूम है ना कि किसी भी जनरल कोलिजन में लॉस कितना होता है। तो किसी भी जनरल कोलिजन का जो लॉस है उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्यों भाई। और ये लॉस जो दिया हुआ है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि 50% डिक्रीज हो गई है। तो ये बताओ इसमें वैल्यू रखते हैं, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, तो m/2 हो जाएगा। v रिलेटिव की जगह 10 माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और हाफ m इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो e की वैल्यू 0 आ रही होगी, किया किसी ने इस तरह से। यस सर। अब e की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा,
तो आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो दोनों का वेलोसिटी सेम कितना इतना आएगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 5-5 हो जाएगा। क्यों भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों का वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगा तो 5-5 हो जाएगा। बस बताइए। ठीक है, सर इन क्वेश्चंस में अगर हम लोग अज्यूम भी कर लें कि सर नहीं पता तो सर सोच में सर इलास्टिक है सर उसके थ्रू कर भी दे तो भी सर आंसर आ जाएगा ना? इलास्टिक से कर दोगे तो आंसर कैसे आ जाएगा बेटा? नहीं सर मतलब जैसे आपने पहले ही सोच के सर ई इक्वल 0 है यहाँ पे, वैसे हम लोगों ने सर मान लिया कि सर v1 स्पीड से ये जा रहा है इधर v2 जीरो, मैंने जीरो कहाँ एज्यूम किया है? मैंने तो ये लिखा है कि किसी भी जनरल कोलिजन में जो लॉस है उसको हाफ के लॉस के इक्वल। ई जीरो निकल के आया ना, मैंने मान कहाँ लिया ये बताओ, तुम जो कह रहे हो हाँ मान। सर वही मतलब सर मानना नहीं बनता। तो निकालना ही पड़ेगा वो तो जनरल केस में। तो भाई जहाँ 50% लिखा है वहाँ कुछ और आ सकता है, वहाँ 25% आ सकता है, 20% आ सकता है, तो सब बदल जाएगा ना, ये मेरा कहने का। यस ठीक है ना? तो थ्योरी में वन डायमेंशन कोलिजन में और कोई नहीं, और कोई बात मुझे नहीं बतानी है। क्वेश्चंस हाँ कई सारे करने हैं, तो अभी तो हमने 1-2 क्वेश्चन ही किए हैं, बाकी मैं भेज देता हूँ, तो उनको आप ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है।